My children should have been born at the turn of the third cold current, but they choked on your oil and poison and excrement. Why we should live like this for just one day longer. I say again, we come in peace. तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कोस्ट के पास एक फिशिंग बोट का क्रू पूरी मेहनत से काम कर रहा होता है। कैप्टन जैसे ही पानी में एक प्लास्टिक की बोतल फेंकता है तभी एक जोरदार चीखने की आवाज सुनाई देती है। अचानक फिशिंग नेट के अंदर कुछ हिलने लगता है और स्क्रीचिंग की आवाजें आने लगती हैं। मछलियों के ढेर में से एक टेरिफाइंग क्रिएचर बाहर निकल कर आता है और कैप्टन तुरंत उसे गोली मार देता है। लंदन में बार्कले का फोन वाइब्रेट करने से उसकी नींद खुल जाती है। बार्कले यूनाइटेड नेशंस इंटेलिजेंस टास्क फोर्स यानी यूनिट के लिए काम करता है। मैसेज देखकर बार्कले तुरंत अपने बच्चे किर्बी को जगाता है और समझाता है कि उसे एक अर्जेंट काम के लिए बुलाया गया है, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास रहना पड़ेगा। सार्जेंट हैना बार्कले को पिकअप करती है पर खुश नहीं होती क्योंकि बार्कले पहले अपने बच्चे को ड्रॉप करना चाहता था। ट्रिप के दौरान किर्बी सोचता है कि उसके डैड एक सोल्जर को कैसे जानते हैं, इसलिए बार्कले कुछ एक्सक्यूज बनाता है कि काम में सिक्योरिटी की वजह से ऐसा है, क्योंकि किर्बी को उसका असली काम नहीं पता था। उसकी एक्स वाइफ बाबरा किर्बी को खुशी से वेलकम करती है, लेकिन बार्कले से गुस्सा है क्योंकि उसका काम हमेशा लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब बार्कले वापस कार में आता है, हैना बताती है कि उसका मिशन है एजेंट रॉजर की जगह लेना, जो अभी किसी और असाइनमेंट पर है। वो लोग एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और प्लेन में बोर्ड करते हैं, जहां जनरल ऑस्टिन उनका आइटनरी शेयर करते हैं। मिशन के डिटेल्स उसके टैबलेट पर है, लेकिन चाहे बार्कले कितनी भी कोशिश करे, सिस्टम उसे एक्सेस नहीं देता। सोचते हुए कि बार्कले ने पासवर्ड गलत टाइप कर दिया है, उसका साथी पिप उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर कैमरे के पीछे वाले इंसान पर अटैक कर रहा है। यहाँ बार्कले पिप को बताता है कि उसने 2020 में रॉजर की जगह टेम्पररी ली थी, जब रॉजर को जल्दी जाना पड़ा था क्योंकि उसकी वाइफ का प्रीमेच्योर बर्थ हो गया था। उसे बस रॉजर का फोन आंसर करना था, जो कभी बजा ही नहीं। तब से बार्कले सिस्टम में रॉजर का रिप्लेसमेंट दिखाता है, लेकिन वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क है, एजेंट नहीं। पिप समझ जाता है कि उसने बिना क्लियरेंस के वीडियो किसी को दिखाया है और तुरंत बार्कले से बात करना बंद कर देता है। प्लेन ग्रुप को एक आइलैंड पर ड्रॉप करता है, जहाँ से हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर एक जगह काला एस्कॉन्डिडा पहुंचता है। यहाँ यूनिट के सोल्जर्स की एक टीम पहले से ही कैंप बना चुकी है और अपने वेपन्स रेडी कर रही है। जल्द ही ग्रुप विलेज के एज पर एक बिल्डिंग तक पहुंचता है और ऑस्टिन बताता है कि विलेजर्स नहीं चाहते कि ये बिल्डिंग उसके घरों के आसपास हो। जब वो अंदर जाते हैं, सबको पहले डीकंटामिनेशन से गुजरना पड़ता है। फिर वो कर्नल से मिलते हैं, जो उन्हें उस मॉन्स्टर से मिलवाता है जो फिशरमैन ने मारा था। मॉन्स्टर को वॉल पर लटकाया गया था ताकि लोग उसे देखकर पैसे दे सकें, एक अट्रैक्शन की जैसे। ऑस्टिन उस मॉन्स्टर को होमो एक्वा का निकनेम देता है, लेकिन एक साइंटिस्ट उसे करेक्ट करती है और कहती है इसका साइंटिफिक नाम होमोस्पॉन्डल है। साइंटिस्ट उस क्रिएचर की नेक के बेस पर एक पर्ल देखती है जो उन सब होमोस्पॉन्डाइल्स के पर्ल्स से मैच करता है जो यूनिट ने पहले एनकाउंटर किए थे। फिर भी उन्हें अभी तक पर्ल का पर्पस समझ नहीं आया। फिर वो सबको इन्वेस्टिगेट करने भेजता है। छोड़ने से पहले बार्कले होमोस्पॉन्डल को देकर अपने आप को ब्लेस करता है। क्लिफ टॉप पर ग्रुप सोल्जर्स के साथ ज्वाइन करता है और ऑस्टिन सोचता है कि होमोस्पॉन्डल्स ऐसे शैलो एरिया में कैसे रहते हैं। कर्नल उसे 2020 के अंडर वाटर एवलांचे की याद दिलाता है, जिसने कम्युनिकेशन केबल्स को तोड़ दिया था, जिसका ब्लेम वो इन क्रीचर्स पर डालता है। फिर वो लोग एक मशीन का यूज करते हैं सिग्नलिंग ट्रांसलेशन पल्स भेजने के लिए, जो इतनी हाई पिच्ड होती है कि बार्कले की पूरी बॉडी ट्रम्बल करने लगती है। अब वो उसका जवाब आने का वेट करते हैं। उस रात बार्कले पूछता है कि क्या वो कॉल कर सकता है, लेकिन हैना समझाती है कि अभी वो फोन्स यूज नहीं कर सकते। बारबरा ने किर्बी के स्कूल के कुछ इश्यूज के लिए मल्टीपल मैसेजेस भेजे थे, जिसमें वो बार्कले को डांटती है कि वो अपने जॉब के चक्कर में उनकी ज्यादा केयर नहीं कर रहा। इसी बीच पिप और एक और सोल्जर नाइट गार्ड ड्यूटी पर हैं होमोस्पॉन्डल की बॉडी के लिए। जब वो बात करते हुए थोड़ी वॉक करते हैं तो नोटिस करते हैं कि ग्राउंड पूरा मड से कवर हो गया है। पहले वो सोचते हैं कि शायद कुछ लीकेज है, लेकिन अचानक सोल्जर्स धंसने लगता है और तब उन्हें समझ आता है कि पूरा ग्राउंड एक्चुअली मड में ट्रांसफॉर्म हो गया था।
पिप जितना हो सके पास जाता है उसे हेल्प करने के लिए, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाती और पिप भी धीरे धीरे धंसने लगता है। आखिर में उसकी बॉडी पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। जब पानी पिप की वेस्ट तक पहुंचता है तो वो रेडियो पर हेल्प मांगता है, लेकिन सोल्जर्स को सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है। कुछ ही देर में एक क्रीपी हाथ पिप के शोल्डर को पकड़ता है ताकि उसे भी डुबो सके। फिर एक होमोस्पॉन्डल होल से जंप करके आता है और डेड क्रिएचर की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। उस वक्त अलार्म बजता है और टीम बिल्डिंग की तरफ दौड़ती है, पर वहाँ कोई नहीं मिलता। फ्लोर वापस नॉर्मल हो गया था, लेकिन बार्कले फ्लोर में स्टक एक पीस ऑफ मेटल देखता है। वो उस पीस ऑफ मेटल को खींचता है और पूरी चेयर बाहर आ जाती है। ऑस्टिन पिप और दूसरे सोल्जर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है। वो ट्राई करता रहता है और फिर अपनी ही आवाज फ्लोर से सुनता है। सब लोग दौड़कर फ्लोर को खोदते हैं और तब उन्हें एक हाथ दिखाई देता है। बार्कले डेड बॉडी देखकर डर जाता है, इसलिए वो थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है। जब ऑस्टिन उसे चेक करता है तो बार्कले बताता है कि वो सिर्फ एक क्लर्क है, लेकिन ऑस्टिन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या कल्चरल इम्पैक्ट के वक्त एक सिविलियन मिलिट्री टीम के साथ विटनेस के लिए होना चाहिए। हैना मानती है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे ऐसे इंपॉर्टेंट मिशंस लेने में साल लगे, लेकिन बार्कले को ये मिशन गलती से मिल गया। वो ये भी बताती है कि होमोस्पॉन्डाइल्स इंसानों के आने से पहले पृथ्वी पर थे और जब ह्यूमंस आए तब ये क्रीचर्स अंडरग्राउंड हाइब्रेशन में थे। प्लेनेट इवेंचुअली रिफॉर्म हुआ और उन्हें सील कर दिया गया। असल में यूनिट इसी तरह के सुपरनैचुरल इवेंट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। हैना सोचती है कि क्या होमोस्पॉन्डाइल्स अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो प्लेनेट वापस चाहते हैं। उनकी कन्वर्सेशन तब इंटरप्ट होती है जब एक सोल्जर अनाउंस करता है कि कोस्ट पर एक होमोस्पॉन्डल देखा गया है। सब लोग तुरंत उस जगह पहुंचते हैं और बार्कले को कैमरा दिया जाता है सब रिकॉर्ड करने के लिए। ऑस्टिन सबको कहता है कि अपने गन्स नीचे रखो। तब एक होमोस्पॉन्डल पानी से बाहर आता है और उन पर स्क्रीच करता है। ट्रांसलेटर का यूज करते हुए ऑस्टिन क्रीचर को पोलाइटली वेलकम करता है और एक डिप्लोमेटिक मीटिंग की रिक्वेस्ट करता है। तब क्रीचर बताता है कि ह्यूमंस ने उनके जैसे क्रीचर्स को मारा है। ऑस्टिन कहता है कि होमोस्पॉन्डाइल्स ने भी ह्यूमंस को मारा है, इसलिए वो चाहता है कि सब वायलेंस को छोड़कर दोस्ती शुरू करे। क्रीचर अग्री करता है, लेकिन कुछ डिसएग्री भी करता है और ट्रांसलेटर पूरा मीनिंग कैच नहीं कर पाता। अचानक पानी से और होमोस्पॉन्डाइल्स निकल आते हैं। सोल्जर्स पैनिक करते हैं, लेकिन ऑस्टिन रिपीट करता है कि वो लोग पीस के लिए आए हैं। उसके बाद ऑस्टिन लीडर से कहता है कि वो पहले वाली सेंटेंस रिपीट करे और ट्रांसलेशन कहता है वी आर टॉकिंग टू द होल वर्ल्ड राइट नाउ। अचानक हर आदमी के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट आता है जो अनाउंस करता है कि एक मेजर इनकर्जन हो रहा है। दुनिया भर में लोग शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि होमोस्पॉन्डाइल्स समुद्र से ह्यूज नंबर्स में निकल रहे हैं। फोन वीडियोस वायरल हो जाते हैं और रिपोर्टर्स हर घंटे इस न्यूज को कवर करते हैं। वर्ल्ड लीडर्स H2O डिप्लोमेसी इनिशिएटिव करते हैं और एक वाटरवे बनाते हैं जो इंपीरियल हाउस तक जाता है जहां पीस डिस्कशंस होने वाली हैं। बार्कले घर जाता है और बारबरा को बताता है कि उसे कर्बी का थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। वो उसे एक इम्पोर्टेंट प्रमोशन का एक्सक्यूज देता है और बारबरा के बैंक अकाउंट में 3000 पाउंड भेज देता है ताकि वो काम रहे। कुछ टाइम बाद इम्पोर्टेंट मिलिट्री लीडर्स इंपीरियल हाउस में पीस डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए गैदर होते हैं। इसके बाद रॉजर मेन रूम में दौड़ कर आता है और बार्कले पर चिल्लाता है कि उसने इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में उसकी जगह चुरा ली है, लेकिन सोल्जर्स तुरंत उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर इंजीनियर्स वाटर सिस्टम एक्टिवेट करते हैं और टैंक फिल करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक काम करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक पाइप टूट जाती है। टीम तुरंत उस पाइप को बंद कर देती है और वाटर को रीडायरेक्ट कर देती है। जल्द ही 4 होमोस्पॉन्डाइल्स आते हैं, फिर 2 पिज़ामॉर्फस और एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर होमोर्फा आती है। असाइंड एम्बेसडर हाइंस उनका वेलकम करता है और मशीन ट्रांसलेट करती है, लेकिन उसे होमोर्फा इंटरप्ट करती है। उसका नाम सॉल्ट है और वो सब ह्यूमंस लैंग्वेज बोल सकती है। हाइंस अपनी वेलकम स्पीच माउंट एवरेस्ट पर उगने वाले एक प्लांट के बारे में बताकर खत्म करता है। इसके बाद सॉल्ट अपने गार्ड से अनहैच्ड चिल्ड्रन के डेड एग्स गिराने को कहती है और एक्सप्लेन करती है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए ह्यूमंस के पोल्यूशन की वजह से। वो हाइंस को एम्बेसडर एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि वो सिर्फ बार्कले से बात करेगी। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉल्ट मेंशन करती है कि बार्कले ने उसके लोगों को रिस्पेक्ट दिखाया था और अपनी पर्ल टच करके क्लिप प्ले करती है जिसमें बार्कले अपने आप को ब्लेस करता हुआ नजर आता है। वो बार्कले से कहती है कि वो ह्यूमंस रेस का एम्बेसडर बने और काफी डिनाइल और हेजिटेशन के बाद बार्कले फाइनली ओके कर देता है। हाइंस अनाउंस करता है कि मीटिंग एडजर्न है और गार्ड्स तुरंत बार्कले को ले जाते हैं। यूनिट कमांडर केट बार्कले से प्राइवेट रूम में मिलती है और पूछती है कि क्या उसका कभी होमोस्पॉन्डाइल से कांटेक्ट हुआ था। बार्कले कसम खाता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं था। केट वार्न करती है कि उनकी इंटेलिजेंस टीम
टीम उसकी पूरी लाइफ और फैमिली इन्वेस्टिगेट कर रही है। बार्कले कहता है कि उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि अब यूनिट को उसकी जरूरत है। जब हाइंस बिल्डिंग से बाहर आता है, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो अपने डिसमिसल के बारे में कुछ नहीं बताता। इंटरनेट क्रेजी हो जाता है क्योंकि एक सिविलियन ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेंज क्रिएचर्स को उनकी पॉलिटिक्स पर पावर नहीं मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी खुश नहीं है और केट से कहता है कि सॉल्ट को बताओ कि उन्हें उनका चॉइस अप्रूव नहीं है। इंपीरियल हाउस में केट सॉल्ट को इन्फॉर्म करती है कि कमेटी चाहती है कि वो हाइंस पर ट्रस्ट करे, पर सॉल्ट कहती है कि वो सिर्फ बार्कले से बात करना चाहती है। बार्कले नर्वसली केट के साथ फ्रंट में जाता है और एक्सप्लेन करता है कि वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन सॉल्ट उसे उसकी काइंडनेस के लिए चाहती है, एक्सपर्टीज के लिए नहीं। वो बार्कले से पूछती है कि वो सच में क्या चाहता है, ना कि कमेटी ने क्या बोला। बार्कले एडमिट करता है कि वो सोचता है कि सिविलियंस की भी आवाज होनी चाहिए। सॉल्ट एग्री करती है और थ्रेटन करती है कि अगर बार्कले कल प्रेजेंट नहीं हुआ तो नेगोशिएशंस एंड कर दी जाएगी। उसके बाद बार्कले को एक आर्मर्ड व्हीकल में ले जाया जाता है, जहां वो केट को देखता है। वो सोचता है कि क्या वो उसे मार देगी, लेकिन केट अपनी गन दिखाती है और फिर एश्योर करती है कि वो मजाक कर रही थी। केट एक्सप्लेन करती है कि उसने हार्ड वर्क किया है एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए और चाहती है कि सब लोग पीस के लिए साथ काम करें। फिर बार्कले को डिप्लोमेटिक होटल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां जनरल डोमिनिक सीक्रेटली एक प्राइवेट रूम में उसकी फोटो ले लेता है। बार्कले अपनी फैमिली से मिलता है और उन्हें अपनी न्यू जॉब के बारे में बताता है। कर्बी को एक कूल लगता है, लेकिन बारबरा अपनी जॉब और कर्बी के मिसिंग स्कूल डेज को लेकर वरीड है। बार्कले सोचता है कि ये हिस्टोरिकल इवेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए और सॉल्ट को ब्यूटीफुल बोलता है, जिससे बारबरा उसका मजाक उड़ाती है। केट और उसकी टीम सॉल्ट ने जो मीटिंग में बोला उसके हर वर्ड को एनालाइज करती है। स्पीच में वो बार बार वी यूज कर रही थी, तो टीम वंडर करती है कि क्या ये क्रीचर्स शेयर्ड कॉन्शियसनेस रखते हैं। जब सॉल्ट प्लांट की स्मेल लेने के लिए इनहेल करती है, तो उसकी ग्रुप ने भी सेम टाइम में इनहेल किया था, इंक्लूडिंग फिश। लैब में 2 साइंटिस्ट डेड एग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। वो कुछ सैंपल्स भी लेते हैं, पर एक साइंटिस्ट एक सैंपल चुरा लेता है और अपनी पॉकेट में छुपा लेता है। बाद में वो साइंटिस्ट सर कीथ से मिलने जाता है और सिटीजनशिप के एक्सचेंज में सैंपल देता है, लेकिन अपसेट हो जाता है जब रियलाइज करता है कि डील में उसकी मदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद कीथ डोमिनिक और एक और जनरल से मिलता है और उन्हें सैंपल हैंड ओवर करता है। वो एनर्जी इंडस्ट्री में काम करता है और H2 इनिशिएटिव उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डोमिनिक एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने सिमुलेशन रन किया है और रिसेशन का चांस है और लोग ऑलरेडी पैनिक कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट की प्रायोरिटी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है और कीथ का अपनी कंपनीज प्रोटेक्ट करना। केट प्राइम मिनिस्टर पर काफी इन्फ्लुएंस रखती है, लेकिन कीथ अपने फ्रेंड्स को एश्योर करता है कि एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर उसकी ही सुनेगा, क्योंकि वो बिगेस्ट डोनर है। उस रात केट को एक मैसेज मिलता है जो वार्न करता है कि मीडिया ने बार्कले की आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली है। अगली सुबह रिपोर्टर्स होटल के बाहर वेट कर रहे होते हैं, जहां बार्कले को एक्स्ट्रा सोल्जर्स चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। केट अपनी टीम से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है और जल्दी पता चल जाता है कि डोमिनिक ने पिक्चर लीक की है। केट अग्री करती है कि 50 रिपोर्टर्स हॉल में एंटर कर सकते हैं, लेकिन कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग अलाउड नहीं है। जब मीटिंग स्टार्ट होती है, गार्ड्स डोमिनिक को इन्फॉर्म करते हैं कि वो बैंड है और उसे बाहर किक कर देते हैं। यहाँ बार्कले शेक कर रहा है और केट और ऑस्टिन बस कुछ मिनट्स में जितना हो सके एडवाइस देते हैं। टैंक रिफिल किया जाता है और सॉल्ट अपने गार्ड्स के साथ वापस आती है। बार्कले हेलो बोलता है और केट रिमाइंड करती है कि वो उनकी प्रिपेयर्ड स्पीच पढ़े। बार्कले एग्स के लिए माफी मांगता है और सॉल्ट पूछती है कि क्या वो फादर है। जब बार्कले यस कहता है तो सॉल्ट उसका अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सॉल्ट नदी में से एक गिलास पानी मांगती है और कहती है कि मीटिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक वो पानी का गिलास मिल नहीं जाता। सोल्जर्स नदी में जाके पानी का गिलास ले आते हैं जो बहुत ब्राउन कलर का होता है। सॉल्ट बार्कले से कहती है कि इसे पिए, लेकिन केट उसे तुरंत रोक देती है क्योंकि ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। उसकी टीम मैसेज लिखती है ताकि बार्कले बोले कि गवर्नमेंट पोल्यूशन क्राइसिस से अवेयर है और काम कर रही है, लेकिन सॉल्ट इंटरप्ट करती है और कहती है कि वो उसके रियल वर्ड्स चाहती है, पॉलिटिकल एम्प्टीनेस नहीं। केट इंसिस्ट करती है कि वो स्क्रिप्ट फॉलो करे, लेकिन बार्कले अपना ईयरपीस रिमूव कर देता है। वो एडमिट करता है कि सोसाइटी स्टूपिड है और प्लेनेट डिस्ट्रक्शन के ब्रिंक पर है। फिर वो एंग्री रैंट करता है ह्यूमंस के रूटीन्स के बारे में, जो ये सोचते हैं कि ये उनका प्रॉब्लम नहीं है और उनकी गलती नहीं है। सॉल्ट कहती है कि बार्कले उसका फेवरेट इंसान है। ये सुनकर बार्कले हंसने को मजबूर हो जाता है, लेकिन ऑस्टिन और हैना इम्प्रेस नहीं होते। मीटिंग के बाद बहुत सारे सिविलियंस होटल के बाहर बार्कले के लिए चीयर करते हैं। बार्कले अपनी फैमिली से कहता है कि उसे अमेजिंग फील हो रहा है और वो प्राउड है। वो कर्बी से एडमिट करता है कि काश उसने उसकी बात पहले सुन ली होती। टीवी पर रिपोर्टर्स उसके बारे में बात करते रहते हैं, जहां वो उसे पैशनेट बोलते हैं। इसी बीच ऑस्टिन केट को बताता है कि H2O कमेटी ने एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए नए मॉडल्स क्रिएट किए हैं। वो ये भी इन्फॉर्म करता है कि फ्रेंच गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि डोमिनिक हॉल में अलाउड हो। केट पॉइंट आउट करती है कि उनके पास उसके बिट्रेयल के एविडेंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोमिनिक के पास काफी इन्फ्लुएंस है और उनके पास कोई चॉइस नहीं है। टीम अब माइसेलियम नेटवर्क स्टडी कर रही है जो फंगल थ्रेड्स हैं और स्पेसिफिक प्लांट्स को कनेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद होमोस्पोंडाइल्स पर्ल के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए ये नेटवर्क यूज
यूज करते हैं। उस रात बार्कले क्लासिफाइड पिक्चर्स देखता है कि होमोस्पोंडल सिटीज ह्यूमंस के आने से पहले कैसी दिखती थी। कर्बी उसे इंटरप्ट करता है क्योंकि वो सो नहीं पा रहे थे और अपनी सेफ्टी को लेकर वरीड है। बार्कले उन्हें श्योर करता है कि वो ठीक रहेगा और याद दिलाता है कि कल उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगली सुबह एक नई मीटिंग स्टार्ट होती है और बार्कले सॉल्ट को इन्फॉर्म करता है कि गवर्नमेंट 2065 तक कंटेमिनेशन 50% रिड्यूस करने का प्रॉमिस करती है। सॉल्ट पूछती है कि इतना टाइम क्यों लगेगा। बार्कले एक्सप्लेन करता है कि प्रॉब्लम टैकल करने के लिए रिसोर्सेज गैदर करने में टाइम लगेगा। तो सॉल्ट कहती है कि 40 साल अनएक्सेप्टेबल हैं, लेकिन बार्कले पॉइंट आउट करता है कि उन्होंने मिलियंस ऑफ इयर्स वेट किया है, तो 40 साल और इंतजार कर ही सकते हैं। ये बात सुनकर सॉल्ट गुस्सा हो जाती है और बताने लगती है कि कंटेमिनेशन ने उसके लोगों को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया है। बार्कले नर्वस हो जाता है और माफी मांगता है। सॉल्ट उसकी बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन वो जानती है कि वर्ल्ड लीडर्स दिल से नहीं बोल रहे। तो बार्कले उसे समझाने की कोशिश करता है कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी डिजायर चीजों को ठीक करना है। सॉल्ट कहती है कि वो ये विश पूरी करेगी। अचानक आसमान में अंधेरा हो जाता है और जोर जोर से थंडर की आवाजें आने लगती हैं। एक अजीब सा शोर सुनकर लोग सोचते हैं कि स्टॉर्म आने वाला है। दुनिया भर में आसमान से हॉरिफाइंग क्वांटिटी में प्लास्टिक कचरा नीचे गिरने लगता है। सड़कों पर लोग पैनिक हो जाते हैं और बचने के लिए भागने लगते हैं। बारबरा अपने ड्राइवर से कहती है कि उन्हें वहां से जल्दी ले चलो। केट की टीम डिटेक्ट करती है कि ये प्लास्टिक सीज और रिवर से निकल कर आ रहा है। जब सब लीडर्स को इवैक्यूएट किया जा रहा होता है तो केट सॉल्ट से कहती है कि ये सब बंद करे, लेकिन सॉल्ट कहती है कि वो ह्यूमैनिटी का मैस क्लीन कर रही है। बार्कले बारबरा को कॉल करता है और कहता है कि इंपीरियल हाउस में जल्दी से आ जाएं। ड्राइवर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन प्लास्टिक ज्यादातर सड़कों को ब्लॉक कर चुका होता है। अचानक एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट कार के हुड पर गिरता है। इंजन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ड्राइवर बैडली इंजर्ड हो जाता है। बारबरा कर्बी को भागने के लिए बोलती है तो कर्बी कार से निकलकर भागने लगता है। बारबरा ड्राइवर को चेक करती है, लेकिन वो ऑलरेडी डेड होता है। वो बार्कले को कॉल करके कर्बी को ढूंढने को कहती है। बार्कले बाहर भागकर कर्बी को ढूंढता है। उसे दिखता है कि एक बहुत बड़ा एंकर गिरने वाला है। टाइम पर बार्कले कर्बी को टैकल करके बचा लेता है। फिर बारबरा भी उनके पास आ जाती है और पूरी फैमिली भागकर इंपीरियल हाउस में छुप जाती है। ऑस्टिन इस इंसिडेंट को होमोस्पोंडाइल्स की तरफ से वॉर डिक्लेरेशन मानता है। दुनिया भर के सब टीवी चैनल्स प्लास्टिक रेन कवर कर रहे होते हैं और इंटरनेट पर लोग कह रहे होते हैं कि होमोस्पोंडाइल्स ह्यूमंस को मारना चाहते हैं। सब गवर्नमेंट्स अनाउंस करती हैं कि सड़कें सेफ नहीं हैं और अपने नागरिकों को अंदर रहने के लिए कहती हैं। इवेंचुअली प्लास्टिक की बारिश रुक जाती है और अब ओशियन का सारा कचरा इंक्लूडिंग टाइटैनिक दुनिया के हर सिटी को कवर कर देता है। डैमेज का बिल हंड्रेड्स ऑफ बिलियन में है। फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि वो रिपेयर्स के लिए रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में बार्कले सॉल्ट को बताता है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गुड फेथ में अप्रोच किया था, लेकिन उनके एक्शंस ने डिप्लोमेटिक प्रोसेस को जेओपार्डाइज कर दिया है। यहाँ बार्कले कसम खाता है कि वो वॉर नहीं चाहते, लेकिन सॉल्ट कहती है कि वॉर बहुत पहले शुरू हो चुकी है जो ह्यूमंस ने स्टार्ट की थी, तो उसने बस उनकी चीजों को उनको वापस ही किया है। स्क्रीन पर फिर वेग पॉलिटिकल वर्ड्स अपीयर होते हैं जिसे बार्कले इग्नोर कर देता है। बार्कले एडमिट करता है कि होमोस्पोंडाइल्स ह्यूमन से स्मार्टर हैं और उनके कंसर्न समझता है, लेकिन अब लोग हर्ट और स्केर्ड हैं। केट बार्कले को फोर्स करती है कि वो स्पीच फिर से पढ़े। बार्कले कहता है कि यूनाइटेड नेशंस डिमांड करता है कि उनकी बातचीत के लिए पीस एग्रीमेंट साइन हो। सॉल्ट 3 कंडीशंस पर मानती है। नंबर 1, ओशियंस और वाटरवेज का पोल्यूशन तुरंत रोका जाएगा। नंबर 2, फॉर्मल डेजिग्नेशन ऑफ बॉर्डर्स, जिसका मतलब है कि होमोस्पोंडाइल्स पूरे ओशियंस और वाटरवेज चाहते हैं। लोग शिप्स पर ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो धरती पे रहने के लिए बने हैं, और ये भी कि वो प्लेन्स का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे क्योंकि ओशंस के ऊपर की हवा भी ओशंस का ही पार्ट होती है। ऑडियंस में बैठे लीडर्स डर जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग फूड। लेकिन सॉल्ट सिर्फ बार्कले की सुनती है और बाकी सबको चिल्लाकर चुप होने के लिए कहती है। अचानक सॉल्ट की बॉडी मेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बार्कले माफी मांगता है और सबको चुप होने के लिए कहता है। जब सॉल्ट अपनी पहली बॉडी में वापस आती है तो बार्कले एक्सप्लेन करता है कि लोग स्केर्ड हैं और जो वो समझ नहीं पाते वो उससे डर जाते हैं, लेकिन उनकी ऑफेंस की कोई इंटेंशन नहीं है। फिर सॉल्ट अपनी पर्ल टच करती है और हर स्क्रीन पर एक मैप दिखाती है जिसे वो 3rd कंडीशन बताती है। मैप में ओशन के बीच एक स्पॉट मार्क है जिसे देखकर बार्कले रियलाइज करता है कि वो चाहते हैं कि बाकी मीटिंग्स अंडर वाटर हों। सॉल्ट चाहती है कि ह्यूमंस अपनी कमिटमेंट टू पीस और इक्वालिटी प्रूव करें उनके वर्ल्ड में जाकर। केट की टीम उस स्पॉट को स्टडी करती है और पता चलता है कि वो रोमन स्ट्रेंच है जो प्लेनेट के सबसे डीप वाटरवेज में से एक है। ये 25,000 फीट अप्रोक्सीमेटली 5 माइल्स गहरा है और सबमरीन्स इससे भी आधी गहराई में इम्प्लोड हो चुकी हैं। यहाँ केट बार्कले से कहती है कि वो अब किसी बात का जवाब ना दे, लेकिन बार्कले सॉल्ट को कहता है कि वो उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।